कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है। तो अगर हम ये समझ जाएं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो हम इंडक्टिव इफेक्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करती है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट डिफरेंट होती है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.1 है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड हो तो यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 एंड इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 हो जाएगी बच्चों। तो डेल्टा EN कितना आएगा? डेल्टा EN आएगा 1.5। अब देखिए इसी तरह अगर हम कार्बन एंड क्लोरीन की बात करें तो 2.5 एंड 3 आएगा बच्चों, है ना। तो डेल्टा EN कितना आया बच्चों? डेल्टा EN यहां पर आया 0.5 बच्चों। तो यहां पर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज्यादा काम करेगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड में ज्यादा वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डेल्टा EN ज्यादा है, और ये फैक्टर्स को हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों। अब देखिए कि नेचर ऑफ एलिमेंट को तो हम पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेते हैं, लेकिन ये एस कैरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो कैसे करता है हम यहां पर देखते हैं। तो हम जानते हैं बच्चों कि अगर हाइब्रिडाइजेशन जो है sp हो या sp2 हो या sp3 हो, कार्बन 3 ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को शो कर सकता है, sp, sp2 एंड sp3। तो अगर यहां पर बच्चों देखें तो यहां पर s कैरेक्टर कितने आ रहे हैं? S परसेंटेज, यहां पर S परसेंटेज आ रहे हैं अप्रोक्सीमेट 50%, यहां पर 33% एंड यहां पर 25%। तो हम ये कहते हैं जैसे जैसे S परसेंटेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी बच्चों वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये तीनों टाइप के कार्बन है, तो इनमें से इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज्यादा काम करेगा? तो यहां पर सबसे ज्यादा sp में, फिर sp2 में और sp3 में सबसे कम जो है इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा बच्चों। अब यहां पर देखिए एक और फैक्टर जो है वो है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में आप जानते हैं बच्चों कि बॉन्ड एंगल जो है, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, एंड अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट बच्चों। तो यहां पर हम एक बात कह सकते हैं कि S परसेंटेज यहां कितना है? 50%, यहां पर S परसेंटेज कितना है? 33%, और यहां पर S परसेंटेज कितना है? 25%। हम यहां पर यह बात बोल सकते हैं बच्चों कि बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S परसेंटेज, ये बात बोल सकते हैं ना बच्चों। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे S परसेंटेज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होता जा रहा है बच्चों। यहां पर जैसे जैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा वैसे वैसे S परसेंटेज भी डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा वैसे वैसे S परसेंटेज भी डिक्रीज होता जाएगा बच्चों। तो हम यहां पर इसको इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है S परसेंटेज। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल।
दैट मीन्स हम एक बात और बोल सकते हैं, आई इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल हो जाएगा बच्चों। ठीक बात है। दैट मीन्स यहां पर बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा आई इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों, सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही एस परसेंटेज ज्यादा। ठीक है, और जितना ज्यादा एस परसेंटेज उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड फैक्टर जो है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट पर कैसे डिपेंड करता है बच्चों, देखिए कि अगर कोई एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, एक कोई एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 6+, एक कोई एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 5+, तो मैं आपसे कहूं कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके निकले हैं, तो 7+ वाले के ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके निकल जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी उसकी ज्यादा होगी। दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतना ही आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, वो है रिंग साइज। रिंग साइज बहुत ही अच्छा पॉइंट है बच्चों। देखिए आप जानते हैं 3 मेंबर्ड रिंग को साइक्लोप्रोपेन रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन रिंग। अब समझिएगा बात को, साइक्लोप्रोपेन जो रिंग है उसके अंदर यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है बच्चों वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट बच्चों। ठीक बात है, 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल इसका होना चाहिए बच्चों। लेकिन यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री है। ठीक है, जब यहां पर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है तो बॉन्ड एंगल, अगर हम इस थीटा की बात करें बच्चों, यहां पर थीटा की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर ये तो बात गलत हुई बच्चों कि बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, जबकि बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इस केस में ये जो रिंग है वो एक्सपेंड होना चाहती है। ये रिंग कैसा होना चाहती है, एक्सपेंड होना चाहती है, ताकि इसका बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट हो जाए बच्चों। तो यहां पर देखिए कि जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। इस एक्सपेंड होने की कोशिश में ये बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दैट मीन्स इस 3 मेंबर्ड रिंग को हम कुछ ऐसा बनाना चाहिए हमको, समझिएगा कि इसको हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये रिंग क्या हो रही है, एक्सपेंड होने की कोशिश कर रही है बच्चों। ठीक है, इस कारण ही जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन रिएक्शन देती है। जब भी साइक्लोप्रोपेन रिंग के पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, जब भी साइक्लोप्रोपेन रिंग के साथ कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ये रिंग अपना स्ट्रेन की वजह से इसको डिसोशिएट करने की कोशिश करती है। तो इस स्ट्रेन को बताया बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने। बेयर स्ट्रेन थ्योरी, हम समझना बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या कह रही है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी ये कह रही है कि एंगल डेविएशन जो है उसको निकाला जा सकता है 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा। तो यहां पर एंगल डेविएशन आ रहा है अप्रोक्सीमेट 24.44 डिग्री, है ना। इतना ज्यादा एंगल डेविएशन आ रहा है जिसके कारण ये रिंग जो है बहुत ही हाईली अनस्टेबल रिंग है बच्चों, ठीक है। तो ये रिंग इतनी ज्यादा अनस्टेबल है तो ये डिसोशिएट होने की कोशिश करेगी। यहां तक की बात क्लियर है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए बच्चों, फिर से हम साइक्लोप्रोपेन रिंग अगर बनाएं तो यहां पर आप जानते हैं कि थीटा जो है साइक्लोप्रोपेन रिंग में बच्चों ये जो थीटा है, एक मिनट रुकिए बच्चों, तो बच्चों यहां पर जो थीटा आ रहा है, ये जो थीटा है वो अब 60 डिग्री तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रिंग क्या होना चाह रही है, एक्सपेंड होना चाह रही है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इसका बॉन्ड एंगल ऐसा तो नहीं है कि अब 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। लेकिन 60 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा बच्चों अंदर का बॉन्ड एंगल, ठीक है। और आउटर बॉन्ड एंगल की बात करें जिसको हम बोल देते हैं फाई, जो बॉन्ड एंगल है वो हमेशा बड़ा हो रहा है 109 डिग्री 28 मिनट से। तो इस रिंग में इतनी चीज आप समझ गए हैं कि जब भी आप बच्चों यहां पर इसको बहुत शांति से समझ लेना, क्योंकि बहुत दिक्कत आएगी नहीं तो। अगर आप 3 मेंबर्ड रिंग की बात करें बच्चों तो अंदर का जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम है, ठीक है। जबकि आउटर जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा है। फाई की बात करें तो फाई जो है वो ज्यादा है जबकि थीटा जो है वो कम है बच्चों, ठीक है। तो इस केस में हम जानते हैं बच्चों कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज होता है बच्चों, ठीक है। ये हम प्लस पढ़े हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो एस परसेंटेज भी ज्यादा होगा। जब एस परसेंटेज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। कहां पर? आउटर साइड में, आउटर साइड में, ठीक बात है। अगर हम इनर साइड की बात करें बच्चों, इनर साइड में, इनर साइड में क्या है बच्चों, यहां पर बॉन्ड एंगल कम है, बॉन्ड एंगल कम है तो एस परसेंटेज भी कम होगा, कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अंदर की साइड में कम होगी, ठीक है ना। दैट मीन्स हम यहां पर बोल सकते हैं कि इनर साइड में पी परसेंटेज ज्यादा है, एस कम है तो पी अपने आप ज्यादा हो जाएगा बच्चों। तो इस केस से हम साबित क्या करना चाहते हैं बच्चों, देखिए कि अगर 3 मेंबर्ड रिंग है तो यहां पर आउटर साइड में बॉन्ड एंगल ज्यादा है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो एस परसेंटेज ज्यादा होगा, एस परसेंटेज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी
तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। अब अगर हम ये देख लें कि इसके साथ ही अगर 4 मेंबर्ड रिंग होती, दैट मीन्स हमने कहा क्या कि रिंग साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा, अभी सबसे छोटा साइज है, रिंग साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा एस परसेंटेज बढ़ता जाएगा। कहां पर? आउटर एस परसेंटेज। और हमें किसको देखना है? आउटर साइड के परसेंटेज को ही देखना है बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों कि अगर 4 मेंबर रिंग हुई तो यहां पर वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ गया है, अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री हो गया है, तो आउटर वाला बॉन्ड एंगल इतना ज्यादा अब इंक्रीज नहीं होगा। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि एस परसेंटेज की बात करें, आउटर एस परसेंटेज की, तो 3 मेंबर्ड रिंग में सबसे ज्यादा, फिर 4 मेंबर्ड रिंग में, और सबसे कम एस परसेंटेज होगा बच्चों 5 मेंबर्ड रिंग में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अंदर की साइड बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा, बाहर की साइड बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता जाएगा बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं आउटर साइड एस परसेंटेज डिक्रीज होता जा रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछे आपसे इन तीनों रिंग में से कोई, तो फर्स्ट का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड का, और फिर थर्ड रिंग का ऑर्डर हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो बच्चों कि अगर 3 मेंबर्ड रिंग एंड 4 मेंबर्ड रिंग एक साथ कनेक्टेड है बच्चों, तो मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किसकी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो है बच्चों वो होगी इसकी। तो ये तो शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, और ये क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है ना बच्चों? अगर मान लीजिए कि 4 मेंबर्ड रिंग एंड 5 मेंबर्ड रिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बच्चों, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों? ऐसे केस में 4 मेंबर्ड रिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये माइनस आई देगा, और ये कैसा शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा बच्चों। ठीक है ना? तो अब हम वापस चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग अब बच्चों हम वापस अगर चलें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा हो जाएगा? नेचर ऑफ एलिमेंट। ठीक बात है, उसको हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना बच्चा? तो अब अगर हम बात करें यहां पर सेकंड जो फैक्टर है, सेकंड जो फैक्टर है वो है एस परसेंटेज, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज हो जाएगा बच्चों। ठीक बात है। तो यहां पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो यहां पर s परसेंटेज भी 50% है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? sp, sp2 एंड sp3। अगर बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा बच्चों वैसे वैसे s परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा, और s परसेंटेज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी, जिससे इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा बच्चों। अब बात करें हम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं Z3 प्लस का सबसे ज्यादा, Z2 प्लस का सबसे कम, फिर Z1 प्लस का ऑर्डर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि Z प्लस, Z न्यूट्रल एंड Z माइनस
किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z+ की ज्यादा होगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब फोर्थ जो पॉइंट है, रिंग साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज। रिंग साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज है बच्चों। तो जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग एंड 5 मेंबर रिंग, अब आप इसको बता सकते हैं। तो अगर जैसे जैसे रिंग का साइज बच्चों बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एस परसेंटेज कम होते जाएंगे। आउटर एस परसेंटेज की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, रिंग साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती जाएगी। दैट मीन्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? 3 मेंबर्ड रिंग है बच्चों, ठीक है। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो बच्चों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH2, इन दोनों में से -I इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? तो -I इफेक्ट बच्चों इसका होगा, इसका होगा +I इफेक्ट। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर भी ज्यादा होगा बच्चों। अब देखिए एप्लीकेशंस ऑफ applications of inductive effect। इंडक्टिव इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशंस है बच्चों? तो सबसे पहली एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट क्या होते हैं? इंटरमीडिएट जो है, अगर मान लीजिए आपको एक रिएक्शन बताई मैंने, A+B जो है C+D बना रहा है, तो A+B तो हुआ रिएक्टेंट एंड C+D हुआ प्रोडक्ट। तो हम जो है रिएक्शन मैकेनिज्म में ये पढ़ते हैं कि A+B से C+D बन रहा है, तो इसके मैकेनिज्म में ये पढ़ते हैं कि इससे बनने के दौरान एक स्टेबल स्पीसीज बनती है जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। हालांकि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो प्रोडक्ट से कम होती है। तो यहां पर ये बोल सकते हैं हम कि कोई रिएक्शन की प्रोसीडिंग के ड्यूरिंग जो है एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है बीच में, जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट बच्चों। तो ये जो इंटरमीडिएट है बच्चों वो होते हैं कार्बोकैटायन। अभी हम आगे पढ़ेंगे इनको। कार्बोकैटायन ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन पर क्या होता है? प्लस होता है बच्चों, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें बच्चों, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? यहां पर इलेक्ट्रॉन हुए 2, यहां पर 2 एंड यहां पर भी 2। तो ये है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो आप देखिए ये क्या करना चाहेगी? ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को करना चाहेगी स्पीसीज। तो दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगी बच्चों। सेकंड जो इंटरमीडिएट है वो है
कार्ब एनायन, ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसे हम बोलेंगे कार्ब एनायन। कार्ब एनायन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन गिन लो आप, 2, 4, 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगी, ये प्लस आई इफेक्ट शो खुद करेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है बच्चों। थर्ड जो इंटरमीडिएट है वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कार्बन के ऊपर क्या हो, कार्बन की आप जानते हैं कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। अगर मान लीजिए बॉन्ड बनाता है तो कार्बन के पास हो जाएंगे, यहां पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो यहां पर इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, 4, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन, एक ओड इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, अभी कार्बोकैटायन एंड कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को स्टडी करते हैं बच्चों। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसको हम बताते हैं R+ से। तो यहां पर देखिए बच्चों कि कार्बन के ऊपर है प्लस चार्ज, यहां पर मान लीजिए कि इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 6। ठीक बात है, अब ये क्या करना चाहेगा, ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा बच्चों। तो ये दूसरे एटम जिनसे जुड़ा हुआ है, इन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखेगा। तो यहां पर मान लीजिए कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है, तो ये क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे बच्चों। दैट मीन्स अगर मान लीजिए CH3 T CH3 CH3 प्लस है, तो इस केस में बच्चों ये तीनों ही इसको इलेक्ट्रॉन देंगे बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इंडक्टिव इफेक्ट ही तो हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट ही तो शो हुआ बच्चों। क्यों, क्योंकि ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस शिफ्टिंग इज ऑल्सो पार्शियली शिफ्टिंग। ये पूरे तरीके से इसको नहीं है कि हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन तू रख ले, ऐसा नहीं होगा। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसकी ओर पार्शियली शिफ्टिंग होंगे। दैट मीन्स द सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर बच्चों मैं यहां पर आपसे पूछूं कि ये CH3 क्या कर रहा है, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी और ये भी, ये सब क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जबकि यहां पर ये C पर जिस पर प्लस है वो कैसा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। तो इसके कारण कार्बोकैटायन क्या होता जा रहा है, कार्बन क्या कह रहा था कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 8 करने हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इस केस में इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। आई क्या बात समझ में,
कि प्लस आई इफेक्ट, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे उतना ही यहां पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे उतना ही इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक बात है। अब यहां पर देखिए बच्चों कि इसका अगर अपोजिट हो जाता, कार्बन के ऊपर प्लस, लेकिन यहां पर लगे हुए हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहां पर इस कार्बन को क्या जरूरत है, इलेक्ट्रॉन, ये चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं होगा, उल्टा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ये क्या है, क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो इस केस में यहां पर क्या होगा बच्चों कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी अगर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये कह रहा है तुम तो मेरे रेखे इलेक्ट्रॉन भी लेके जा रहे हो। तो इस केस में यहां पर कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ये दम ही तोड़ देगा। ये इनसे क्या उम्मीद लगाए हुए था कि ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, बट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है बच्चों। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बोल देता हूं CH3 CH2 प्लस, क्वेश्चन दे देता हूं आपको, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कि आपको कार्बोकैटायंस को स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो आपके पास बच्चों यहां पर देखिए सेकंड कार्बोकैटायन ये है, थर्ड कार्बोकैटायन आपके पास ये है, एंड फोर्थ कार्बोकैटायन आपके पास CH3 प्लस है। अब देखिए कि यहां पर इस केस में, फर्स्ट केस में कार्बोकैटायन पर प्लस, सभी में कार्बन पर प्लस है। दैट मीन्स वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो ये क्या चाहते हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड हों। तो यहां पर 2 हैं, यहां पर 3 ग्रुप जो हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। सही बात है, यहां पर 2 ग्रुप्स जो हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। यहां पर ओनली 1 CH3 ही प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है बच्चों, 1 ग्रुप, और यहां पर कोई भी ग्रुप नहीं है जो इंडक्टिव इफेक्ट शो करे। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में नो इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों। ठीक है ना। तो इस केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ये वाला, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन ये वाला। ठीक है, तो हम कहें कि इनकी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसमें कार्बोकैटायन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होने वाले स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है बच्चों। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, एंड फिर दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर इज 4 3 2 एंड 1 बच्चों। ठीक है, CH3 प्लस एंड CD3 प्लस। तो इनमें से ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करेगा? तो आप जानते हैं कि CD3 प्लस जो है, अगर आप CT3 प्लस भी बोलें तो कार्बन एंड ट्रिटियम,
ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये ऑर्डर क्यों आता है बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिटियम से ज्यादा होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन हुआ? यहां पर हाइड्रोजन हुए, यहां पर ड्यूटेरियम हुए एंड यहां पर ट्रिटियम हुए। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ट्रिटियम की कम है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन C+ को देगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की वजह से कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। दैट मीन्स CT3 इज ऑलवेज ग्रेटर स्टेबल देन CD3 एंड CD3+ इज ऑलवेज ग्रेटर स्टेबल देन CH3+। तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई इफेक्ट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई इफेक्ट के। अब कुछ और फैक्टर्स भी हैं। कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एस परसेंटेज के। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एस परसेंटेज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई बच्चों वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बढ़ सकती है। और ऐसे एटम पर प्लस कैसे आ सकता है? दैट मींस ऐसे एटम्स पर प्लस जो है वो बहुत ही लीस्ट स्टेबल होगा। दैट मींस आपसे ये पूछा जाए कि CH3 CH2 प्लस CH2 CH प्लस एंड CH ट्रिपल बॉन्ड C+, तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल है CH3 CH2 प्लस। क्यों? क्योंकि यहां पर S परसेंटेज क्या है? कम है और यहां पर S परसेंटेज ज्यादा है। तो S परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी तो उस ऐसे एलिमेंट पर कभी भी प्लस नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स वो लीस्ट स्टेबल होगा। तो इसी फैक्टर को हम आगे अभी यहां पर देखते हैं बच्चों कि हम जानते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है वो S परसेंटेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि मेरे पास 3 मेंबर्ड रिंग पर प्लस है, मेरे पास 4 मेंबर्ड रिंग पर भी प्लस है और मेरे पास 5 मेंबर्ड रिंग पर भी प्लस है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? तो बच्चों यहां पर देखिए इनमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर आउटर S परसेंटेज जो है वो ज्यादा है और जैसे जैसे S परसेंटेज बढ़ते जाएंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। यहां पर S परसेंटेज कम होते जाएंगे। दैट मीन्स हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के टाइम ये बोल सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। एंड कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S परसेंटेज। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। दैट मीन्स कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिंग साइज। ठीक है, जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ती जाएगी तो
वैसे वैसे जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता जाएगा बच्चों, वैसे वैसे एस परसेंटेज बढ़ता जाएगा, और एस परसेंटेज बढ़ता जाएगा, सॉरी, यहां पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है वो रिंग साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता जाएगा, आउटर एस परसेंटेज जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे, जिसके कारण कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी बच्चों। अब हम चलते हैं सेकंड फैक्टर की ओर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। अब आप जानते हैं कि ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, अब ये नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीसीज है ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना चाहती है। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, पहली बात तो। दूसरा, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा से ज्यादा ये क्या करना चाहते हैं, सर्क्यूलेट करना चाहते हैं कि तुम रख लो, इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए ज्यादा। तो अब ये क्या चाहता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जितने ज्यादा लगे होंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन directly proportional to electron withdrawing groups. That means जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले या खींचने वाले ग्रुप्स लगे होंगे, नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो स्टेबल न्यूट्रल स्पीसीज जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है बच्चों। यहां पर देखिए तो हम इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो इसी को हम यहां पर देखते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास होता CH3 माइनस, हमारे पास होता CH3 CH2 माइनस, ठीक है, हमारे पास होता CH3 CH3 माइनस, हमारे पास होता CH3 CH3 माइनस। तो अगर इन चारों को कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अगर सेट करना है बच्चों, तो आप क्या देखेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहां पर 3-3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं। तो ये कह रहा है कि एक तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज, ऊपर से तुम इलेक्ट्रॉन और देने आ गए, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी कार्ब एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो प्लस आई देने आएंगे, तो नेगेटिव चार्ज वो कह रहा है मेरे पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, तुम क्यों ले आए। दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा ना बच्चों। तो इस ऑर्डर को हम ये कहें कि यहां पर वो कह रहा है कि मैं तो नहीं दे रहा हूं तेरे को, ठीक है, दैट मीन्स सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है ना। तो कार्ब एनायन की जो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अब देखिए बच्चों इसी में कि हम जानते हैं कि आपसे मैं ये कह दूं ऑक्सीजन पर माइनस है, आपसे मैं ये कह दूं नाइट्रोजन पर माइनस है, और मैं कह दूं कि कार्बन पर माइनस है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए
कि इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप कहेंगे कि फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है सर। तो मैं पूछूंगा रीजन क्या है, तो आप कहोगे कि रीजन ये है सर कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर माइनस स्टेबल अच्छा नहीं लगता सर, है ना। तो आप ये कहेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, इसकी है 3 एंड इसकी है 2.5। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही नेगेटिव चार्ज को वो बियर कर सकता है। सही बात है, नेगेटिव चार्ज को उतना ही ज्यादा वो बियर कर सकता है। तो ऐसे केस में मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस परसेंटेज के। दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज। ठीक बात है। तो ये बात को आप साबित कैसे करेंगे, देखिए कि मेरे पास हो एक तो CH3Cl2 माइनस, एक मेरे पास हो विनाइल कार्बेनाइन और एक मेरे पास हो ये कार्बेनाइन। तो आपसे ये पूछा जाए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो यहां पर एस परसेंटेज इधर से इधर आप मूव करेंगे तो एस परसेंटेज इंक्रीज होता जाएगा, जानते हैं आप। और जैसे जैसे एस परसेंटेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता जाएगा। दैट मीन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी थर्ड की, फिर सेकंड की और फिर फर्स्ट की हो जाएगी। तो इसी में अगर हम आगे बात करें बच्चों कि हम जानते हैं कि रिंग का जो साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज होता है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड रिंग, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहां पर एस परसेंटेज किसका ज्यादा है, तो एस परसेंटेज इधर से इधर जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा। कौन सा देखना है, आउटर वाला देखना है हमेशा बच्चों। आउटर एस परसेंटेज क्या है, सबसे ज्यादा इसका है, फिर इसका है और फिर इसका है। दैट मीन्स आपसे ये पूछा जाए कि कार्ब एनायन किसका स्टेबल होगा, तो कार्ब एनायन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इधर से इधर, तो यहां पर एस परसेंटेज ज्यादा है। कौन सा, आउटर एस परसेंटेज। जैसे जैसे आउटर एस परसेंटेज बढ़ता जाएगा बच्चों वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो आप ये कहें कि इधर से इधर जा रहे हैं तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है, और इसके जस्ट अपोजिट अगर आप प्लस लगा देंगे तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी बच्चों। ठीक है ना। तो फर्स्ट हमने कर लिया, फर्स्ट फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट विच इज इफेक्टेड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, इसमें हमने फर्स्ट कर लिया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, चाहे रेजोनेंस हो, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन हो, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
ठीक है। सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन directly proportional to electron withdrawing effect. That means minus R, minus H and minus I, but it is inversely proportional to plus R, plus H and plus I. तो बच्चों प्लस आर और प्लस एच माइनस एच से घबराना नहीं है, ये प्लस आर रेजोनेंस में पॉजिटिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन में पॉजिटिव इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट में पॉजिटिव इफेक्ट है। तो इसको भी हम इंडक्टिव इफेक्ट के बाद में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेकंड, इंडक्टिव इफेक्ट की सेकंड एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखिए बच्चों, तो यहां पर अगर हम स्टडी करें बच्चों इन एल, तो बच्चों यहां पर अगर हम देखें इनका, इन एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो जब भी आप AgNO3 के साथ इनको रिएक्ट करवाते हैं, AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं और इसको भी AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये जो है वो वेरी स्लो रिएक्शन देता है, ठीक है। और ये भी ठीक ठाक स्लो रिएक्शन देता है, जबकि ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन देता है। रीजन क्या है बच्चों? तो यहां पर देखिए रीजन क्या है कि अगर ये हेलोजन यहां से रिमूव होता है बच्चों, ठीक है, ये हेलोजन यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो एल्काइल हैलाइड निकलने के बाद, यहां से हेलोजन निकलने के बाद बनेगा क्या? RCH2 प्लस, यहां पर बनेगा RCH प्लस, जबकि यहां पर बनेगा RCR प्लस। तो यहां पर आप जानते हैं कि ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इट मींस रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और आप जानते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है थर्ड की, फिर सेकंड की और फिर फर्स्ट की। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं इसको फर्दर, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये प्लस आई प्लस एच एंड प्लस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए अरेंज द फॉलोइंग Rx in decreasing order of reactivity, ठीक है, तो आपको ये दे दिया जाए, आपसे ये दे दिया जाए
तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, की होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हो जाएगा। और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आप जानते हैं बच्चों। तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन और फिर CH3+। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। अब यहां देखिएगा, बड़ा ही मजा आने वाला है। अल्कोहल आप जानते हैं ROH होता है, ठीक बात है। ये जो ROH है, अल्कोहल जो है, वो 2 टाइप की रिएक्शंस देता है। ऐसी रिएक्शंस इन विच ROH बॉन्ड ब्रेक, ऐसी रिएक्शंस। तो ऐसी रिएक्शंस की अगर हम बात करें जिसमें ROH के बीच का बॉन्ड डिसोशिएट होता है बच्चों, तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें ROH के बीच का बॉन्ड डिसोशिएट होता है बच्चों, ऐसी रिएक्शंस में अगर मान लीजिए ROH की रिएक्शन आपने करवाई PCl5 के साथ, तो आपको मिलेगा RCl प्लस POCl3। तो आपको यहां पर देखिए कि ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट हुआ। जैसे ही ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट हुआ तो क्या बन गया? R प्लस, दैट मीन्स कार्बोकैटायन। दैट मीन्स अगर आप पूछे आपसे कि ROH का रिएक्टिविटी इन रिएक्शंस के टुवार्ड्स, या इस रिएक्शन के लिए अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो हम ये बोल सकते हैं रिएक्टिविटी of alcohol directly proportional to stability of कार्बोकैटायन। एंड कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को आप जानते हैं। दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए इस वाली रिएक्शन के लिए, ऐसी रिएक्शन के लिए अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, आपसे ये पूछ दिया जाए कि इथेनॉल दिया है आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दिया है और आपको यहां पर दिया है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, और आपको साथ में दे दिया मीथेनॉल। अब मैं इसको बोल रहा हूं A, इसको B, इसको C एंड इसको D। तो मैं ये कहता हूं इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स PCl5, ठीक है, PCl5 के टुवार्ड्स रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा बच्चों D का, फिर C का, फिर B का और फिर A का। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, इसमें ही
इसमें इस रिएक्शन में ही दूसरी रिएक्शन कौन सी है, ROH दो टाइप की रिएक्शन देता है। कौन कौन सी? एक तो जिसमें ROH के बीच का बॉन्ड डिसोशिएट होता है, तो क्या बनेगा, R प्लस बनेगा। दैट मीन्स कार्बो कैटायन विल बी फॉर्म। और रिएक्टिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा। तो अब इस केस में अगर हम बात करें कि ये कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तो रिएक्शन टुवर्ड्स फर्स्ट एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, रिएक्शन विद ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। तो HCl क्या करेगा, OH को उड़ा देगा, कार्बोकैटायन को बना देगा, फर्स्ट। सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा है, रिएक्शन विद PCl5 या PCl3। थर्ड रिएक्शन हो जाएगी रिएक्शन विद SOCl2। ठीक है। तो इन रिएक्शन के टुवार्ड्स कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ROH के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट होगा बच्चों। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड जो रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शंस जिनमें OH के बीच का बॉन्ड टूटे। ठीक है, कौन सा बॉन्ड डिसोशिएट हो, OH के बीच का बॉन्ड डिसोशिएट, तो बनेगा क्या, RO माइनस, जिसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन बनेगा। ठीक है। अगर एल्कोक्साइड आयन बनेगा बच्चों, तो यहां पर देखिए एक तो R और एक पर O माइनस। अब ऑक्सीजन के पास आगे से नेगेटिव है, दूसरा ये प्लस आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप लग जाएंगे। तो यहां पर इस एल्कोक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन RO माइनस, अगर ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे तो इसके ऊपर और नेगेटिव भर देंगे, दैट मीन्स स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई हो जाएगा बच्चों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई हो जाएगा। तो अगर हम ये बोल दें CH3OH, CH3CH2OH एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस रिएक्शन के टुवार्ड्स रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करिए, तो यहां पर तो बन रहा था कार्बोकैटायन, यहां क्या बन रहा है, यहां बन रहा है CH3O माइनस, यहां पर CH3CH2O माइनस, और यहां पर CH3CH3O माइनस। अब यहां पर देखिए बच्चों कि यहां पर ये प्लस आई वाले, ये प्लस आई वाले और ज्यादा, जैसे जैसे प्लस आई वाले ग्रुप बढ़ते जाएंगे, नेगेटिव चार्ज को बढ़ाते जाएंगे, स्टेबिलिटी को कम करते जाएंगे। दैट मीन्स स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी, और फिर ये हो जाएगी। दैट मीन्स अगर आप ये बात करें कि ROH दो टाइप की रिएक्शंस देता है, ऐसी रिएक्शंस जिनमें ROH के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो रिएक्टिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें
तो हो जाएगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। दैट मीन्स रिएक्टिविटी हो जाएगी 3 डिग्री ROH की बात करें, 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और सबसे कम हो जाएगी 1 डिग्री अल्कोहल की। ठीक है, जबकि अगर हम ये वाली रिएक्शन की बात करें जिनमें O और H के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो ऐसी रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, एल्कोक्साइड आयन बनेगा और एल्कोक्साइड आयन का रिएक्टिविटी जो है, इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ RO माइनस, और वो क्या हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। दैट मीन्स ROH का रिएक्टिविटी ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री ROH, फिर 2 डिग्री ROH और सबसे कम हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है सर, ये वाली तो आपने 3 बता दी, ये वाली कौन सी रिएक्शन होती है, इनके एग्जाम्पल भी बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो मैं इनके एग्जाम्पल करवा देता हूं। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन, एस्ट्रीफिकेशन कौन सा होता है, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, इसकी रिएक्शन आप करवा देंगे ROH के साथ। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, है ना। तो यहां पर देखिए बच्चों, C डबल बॉन्ड OR डैश बन जाता है। ठीक है, तो मैं ये कहूं कि इसमें अल्कोहल का, एसिड का क्या कौन सा पार्ट जाता है, अल्कोहल का कौन सा जाता है, तो इसका तो OH जाता है, और इसमें दैट मीन्स इस रिएक्शन में क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी हो जाएगी 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगी बच्चों। सेकंड, इसी में आप पूछेंगे कि सेकंड कौन सा एग्जाम्पल है, तो आप ये देखिए, जब भी अल्कोहल की रिएक्शन करवा दें सोडियम के साथ तो बनता है RONA, सोडियम एल्कोक्साइड आयन, सोडियम एल्कोक्साइड आयन एंड हाफ H2 यहां से लिबरेट होती है। तो बच्चों यहां पर भी कौन सा बॉन्ड टूटा, ये, दैट मीन्स एल्कोक्साइड आयन बना, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हो जाएगा बच्चों। इसी में हम आगे चलते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ थर्ड पॉइंट। सबसे पहला हमने कर लिया कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, फिर कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर, दैट मीन्स हमने कर लिया इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर किया। उसके बाद हमने कर लिया एल्काइल हैलाइड, फिर अल्कोहल। अब ये फोर्थ पॉइंट है बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड देखो बच्चों, ये होता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब देखिए इसमें होता क्या है, जब भी इसके पास न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये वाले जो बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन, ये इधर शिफ्ट होंगे और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या बनेगा O माइनस एंड U, ठीक है, दैट, और उसके बाद में यहां पर आकर जुड़ जाएगा E प्लस OE एंड N। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों जुड़ जाते हैं। तो दोनों जुड़ जाते हैं तो हम इस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब इस एडिशन में फर्स्ट पार्ट कौन जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल, तो इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन देता है, कार्बोनाइल कंपाउंड।
तो कार्बोनाइल कंपाउंड में समस्या क्या है ये देखते हैं बच्चों। कार्बोनाइल कंपाउंड जो है उस पर न्यूक्लियोफाइल तब अटैक करेगा जब यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से ले जाएगा। ठीक बात है, ये आप जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा। ठीक बात है। अब देखिए कि अगर मैं ये कह दूं कि यहां पर इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनी कार्बोनाइल कंपाउंड की, ठीक है। इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पर प्लस आया। अगर मान लीजिए इस प्लस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोन, अब इस केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब देखना बहुत ही शानदार बात है कि अगर मान लीजिए इस पर प्लस है तो ये चिल्ला रहा है न्यूक्लियोफाइल आजा, न्यूक्लियोफाइल आजा। ठीक है। अब मान लो इस पर कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि क्यों चिल्ला रहा है, तेरे पे प्लस ही तो आया है, इलेक्ट्रॉन चाहिए हम दे देंगे। ठीक है, तो बाहर से क्यों ला रहा है। अगर मान लो ये इसके साथ लगे हुए ग्रुप्स जो हैं वो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देते हैं, दैट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट अगर लग जाता है यहां पर तो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्ट आने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। दैट मीन्स रिएक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाएगी। दैट मीन्स रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। आई क्या बात समझ में कि कार्बन पर आएगा प्लस, प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगे होंगे तो ये क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देंगे। इस केस में इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी बच्चों। तो यहां पर देखिए दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। और अगर उल्टा यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होते, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होते तो जैसे ये प्लस आया ये और इससे यहां से खींचते, जिस कारण न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करता। दैट मीन्स रिएक्टिविटी क्या हो जाती, फास्ट हो जाती। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो कार्बोनाइल कंपाउंड जो है बच्चों, कार्बोनाइल कंपाउंड इसमें जो रिएक्टिविटी है वो दो बात पे डिपेंड करती है। किस बात पे, एक तो यहां पर क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होने चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो न्यूक्लियोफाइल इजीली यहां पर अटैक कर पाएगा। दैट मीन्स यहां पर माइनस आई इफेक्ट होने से कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो खूब सारे लगे हैं, ठीक है, जैसे NO2 NO2 NO2, ठीक है, CHO CHO एंड CHO। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं ये कार्बोनाइल कंपाउंड, इस पर प्लस भी आ गया, जैसे इसने ये किया इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज भी आ गया बच्चों। अब देखिए अब न्यूक्लियोफाइल आना चाह रहा है और ये भी चाहता है कार्बन की तुम आ जाओ, ये और खींच के ले जा रहे हैं भाई, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कह रहा है आने के लिए जगह कहाँ है, पूरा जाम लगा पड़ा है रास्ते में। दैट मीन्स कार्बोनाइल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है वो दो बातों पे डिपेंड करती है। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होने चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। दूसरा
स्टीरिक फैक्टर, अगर स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, स्टीरिक हिंड्रेंस अगर इंक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी बच्चों। दैट मीन्स आपसे ये पूछा जाए कि एक मेरे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, एक मेरे पास है एसिड एल्डिहाइड, और एक मेरे पास है एसीटोन। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि इन तीनों में से रिएक्टिविटी के ऑर्डर में सेट करिए। तो आपको पता है कि पहले अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा, जब ये यहां जाएंगे। यहां जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, प्लस चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। अब हाइड्रोजन तो प्लस आई देने से रहा, हाइड्रोजन प्लस आई नहीं देगा तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अटैक कर पाएगा। ठीक है, जबकि यहां पर ये प्लस आई दे रहा है, यहां पर वो कह रहा है क्यों रो रहा है यार, समस्या क्या है तेरे साथ। वो कह रहा है मेरे पास प्लस आ गया, यहां पे प्लस आ गया। तो ये दो CH3 क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अरे यार रोने की क्या जरूरत है। वो कह रहा है मैं बाहर से न्यूक्लियोफाइल बनाऊंगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कह यार इसको मना कर, क्यों, क्योंकि हम दे देंगे। अब जैसे ही ये दे देंगे तो इसका प्लस खत्म, प्लस खत्म तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट मीन्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये और ये। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हैं एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ठीक है, तो आप ये बात लिख सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।